हेलो गाइस, वेलकम। आपके लिए आज बेसिकली लेकर आए द हिंदू एडिटोरियल, जो कि अब ये डेली कवर अप किए जाएंगे। आज 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर से ये डेली कवर अप किए जाएंगे द हिंदू एडिटोरियल्स। ठीक है, और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज इस एडिटोरियल में द हिंदू में 3 एडिटोरियल्स हैं पढ़ने के लायक। ठीक है, पहला है द एवोल्यूशन एंड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस एडिटोरियल में बेसिकली कुछ खास ऐसा चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक जुडिशरी के ऊपर आ जाता है तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है फ्रीडम एंड पावर के ऊपर है एक एडिटोरियल। ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने जो प्रॉमिस किया था कि वो समिट फॉर डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज करेंगे अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उसी से रिलेटेड है आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल आप देखेंगे कि पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, तो किस तरीके से वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह पूरा एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करना चाहिए, उसके ऊपर है ये एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, द एवोल्यूशन एंड द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिकली पूरा ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का क्या रोल था, और फिर बाद में जो कि स्पीच हुआ था 26 नवंबर को, जो कि चीफ जस्टिस के द्वारा जो भी स्पीच दिया गया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। पहले इसमें बताया गया है कि 26 नवंबर को अभी एक ग्रांट इवेंट हुआ था सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, और वो इवेंट इसलिए हुआ था क्योंकि सिटीजन्स को रिमाइंड कराया जा सके कि 72 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद ऑथर कहता है कि ये जो सारी इवेंट हैं वो बेसिकली इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जो नई जनरेशन्स हैं वो कहीं ये ना भूल जाए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितने लोगों के बलिदान से बना, कितने लोग इसके लिए शहीद हुए, कितनी मेहनत के बाद ये बना। ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे बैरिस्टर्स और लॉयर्स वगैरह और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया का। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, और ये मेहनत बेसिकली देखें तो 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसके लिए डिमांड की थी। बेसिकली अगर आप लक्ष्मीकांत में देखें तो एम.एन. रॉय ने की थी। एडिटोरियल में बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 में डिमांड की गई थी, और उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नेहरू जी ने किया था, पर एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार डिमांड की थी। उसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने उसमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए जिसमें सारे इंडियंस होने चाहिए, और वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, उनका मानना था कि जो जवाहरलाल नेहरू की जो डिमांड थी वो ये थी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी आपकी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस, जो कि आपकी मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स था 1909 का, उससे लेकर ये आया था। ठीक है, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है बेसिकली आपका, कि इस एरिया में सिर्फ मुस्लिम ही लड़ सकते हैं वोट, उन्हें मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक खेल था पूरा। तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें इस तरीके से लोगों को इलेक्ट किया गया। आफ्टर दैट इसमें कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया था 1949 में, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसके लिए जो साइन किया था वो किया 26 जनवरी 1950 को साइन किया गया। अब ये क्यों 26 नवंबर 1949 में जब ये अडेप्ट हो गया था, 26 जनवरी 1950 को साइन इसलिए किया गया क्योंकि सबसे पहली बार लाहौर सेशन में जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी उसको रिमार्केबल बनाने के लिए ये चीज़ की गई थी, इसलिए 26 जनवरी को 1950 को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इसके बाद ऑथर यहाँ पे कहता है कि इसमें नेहरू जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। इसमें नेहरू के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वो बताते हैं कि नेहरू का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली एक सोल तैयार किया था इन्होंने, क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रियम्बल है, ठीक है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो प्रियम्बल है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रिपेयर किया था उससे लिया गया है। करेक्ट, तो इसलिए नेहरू का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं भूला जा सकता। ऑथर का कहना है यहाँ पर जो नेहरू थे वो बेसिकली इटसेल्फ यूरोपियन रिनाइसेंस, अमेरिकन इंडिपेंडेंस की जो प्रिंसिपल्स थे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे।
आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी चाहते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होने चाहिए। इन सारी चीज़ों से नेहरू बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसके बाद कहता है यही चीज़ हमने देखी, कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले इंडिया में अगर सोसाइटी को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने का यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर ऑथर अंबेडकर के बारे में बताते हैं कि अंबेडकर अपनी एक स्पीच में बताया गया कि अंबेडकर के द्वारा, ऑथर का कहना है यहाँ पर कि अंबेडकर ने बताया कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि वो चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, उनका कुछ अभी ऐसा इरादा नहीं था, ये सिर्फ इत्तेफाक है। वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए थे डिप्रेस्ड क्लास की अपनी जो डिमांड्स हैं उनकी बातें रखने के लिए, बट ये इत्तेफाक है कि वो वहाँ पर जाके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बन गए, चेयरमैन बन गए। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर हैं, ही वाज एन ओरिजिनल थिंकर, और उन्होंने इंडियन सोसाइटी को बहुत ही जड़ से समझा था कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझा था। इसके लिए जो वहाँ पर बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर के क्रिटिक्स होने के बावजूद भी, गांधी जी के क्रिटिक्स होने के बावजूद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे वो कौन से थे, वो बेसिकली कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्रिटिक्स थे गांधी जी के, उनके जो बेसिकली यहाँ पर आप देखें उनके जो भी मूवमेंट चले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, इसका उन्होंने क्या किया है, इसका उन्होंने विरोध किया है। उनका मानना था कि इससे अनार्की आएगी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स बनाया गया, बिकॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंदर वो इंटेलेक्चुअल्स थी, वो था कि वो गाइड कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए। ये रोल यहाँ पर बताया गया है ऑथर के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। इसके बाद यहाँ पर इशू आता है, अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है। तो यहाँ पर ये जुडिशरी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है क्या, और प्रियम्बल की पहली लाइन देखें, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद बी द पीपल, मतलब कि जो लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो बेसिकली सॉवरेन हैं, ठीक है, उनके पास सारी पावर है, वो बेसिकली अल्टीमेट वो ही हैं, मतलब कि वो ही मेन है, जो चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट भी उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेटिव भी उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल है, वो बेसिकली अल्टीमेट वो ही हैं, इंडियन के सिटीजन्स ही अल्टीमेट हैं। ओके, तो यहाँ पर वो कहते हैं पर अकाउंटेबिलिटी एक बहुत ही वास्ट टर्म है। अगर हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के टर्म्स में देखें तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेटिव को, लेजिस्लेटिव कौन है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल है लोगों को, पीपल्स को। तो अकाउंटेबिलिटी एक बहुत वास्ट टर्म्स है। यहाँ पर फिर एक स्पीच को बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना की स्पीच थी 26 नवंबर को, उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें स्पीच में उन्होंने कहा था कि जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा है, अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, और ये अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तक ही रखा, जुडिशरी को इसमें नहीं लेकर आए। मतलब कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव को, और लेजिस्लेटिव जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होने, वो लोगों के पास जाएंगे। लेकिन जुडिशरी को उन्होंने बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिक्स से दूर रखा, ठीक है। पॉलिटिक्स से दूर रखने के कारण एक ही कारण है कि अगर जुडिशरी पॉलिटिक्स को बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिशियंस के अंडर में होती, अकाउंटेबल होती, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती। और साथ ही साथ यहाँ पर जुडिशरी को अंडर आर्टिकल 142 कई सारे यहाँ पर पावर्स दिए गए हैं, ठीक है, कई सारे यहाँ पर पावर्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 142, जिसमें वो लोगों की जो मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, बिना हेजिटिंग वो अपनी जस्टिस यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ओके, यही आप देख सकते हैं कि अगर जुडिशरी यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो जब इमरजेंसी आई थी, ओके, इंदिरा गांधी के समय पे इमरजेंसी आई थी, उसी के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया कि कोई भी नाइन्थ शेड्यूल में आप कुछ भी लॉ डाल दें, कोई भी एक्ट डाल दें, आप उसको जुडिशरी रिव्यू से नहीं बचा सकते हैं। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया है। तो अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, आप उसको अकाउंटेबल नहीं रख सकते थे, आपको जुडिशरी को बेसिकली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये फ्रेमर्स, ऑथर कह रहा है कि फ्रेमर्स बहुत अच्छी तरीके से ये समझ गए थे, ऐसा NV रामानंद ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। आफ्टर दैट आप यहाँ पर एक लाइन यही डाल सकते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया मेड इट इंडिपेंडेंट सो दैट इट डज कंप्लीट जस्टिस टू अस, मतलब कि जुडिशरी को इसलिए इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि ये कंप्लीट जस्टिस दे सके लोगों को। ओके, अगर हम जुडिशरी को अकाउंटेबल कर देते पॉलिटिक्स में, देन इट विल बी अ डिजास्टर। तो आप ये कुछ लाइन यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
ओके, ये पूरा आर्टिकल था बेसिकली द एवोल्यूशन एंड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सेकंड आर्टिकल देखते हैं, फ्रीडम एंड पावर के ऊपर है सेकंड आर्टिकल आपका। इसमें बेसिकली क्या है, फ्रीडम एंड पावर में बेसिकली यहाँ पर यूएस का जब प्रेसिडेंट का इलेक्शंस हो रहा था तो जोसेफ बाइडेन ने एक प्रॉमिस किया था कि वो समिट फॉर डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो क्या दिखाने के लिए, वाई दे वांटेड टू ऑर्गेनाइज टू शो द वर्ल्ड द ग्रोइंग अथॉरिटेरिज्म्स एंड टू डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही हैं, ये चीज़ दिखाने के लिए वो एक समिट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसी के लिए उन्होंने एक समिट ऑर्गेनाइज की, 110 नेशंस को यहाँ पर इनवाइट किया गया, जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ पर आई, कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि आपने नेपाल को बुलाया, पाकिस्तान को बुलाया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वगैरह हो रहे हैं, आपने पाकिस्तान को बुलाया, लेकिन आपने वहाँ पर एक्सक्लूड किसको किया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो यहाँ पर एक क्या क्राइटेरिया अप्लाई किया गया, उस पर एक इशू राइज हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली, आपने रसिया चाइना को भी नहीं बुलाया, इनवाइट नहीं किया इस मीटिंग, इस समिट के लिए। तो नाउ इट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी कि क्या आपने मेथड्स, क्या आपने मेथोलॉजी यहाँ पर अप्लाई की है, क्या क्राइटेरिया अप्लाई की है कि आपने मतलब इन कंट्रीज़ को नहीं बुलाया। इसके बाद फिर यहाँ पर एक जॉइंट एडिटोरियल लिखा गया रसिया और चाइनीज़ एम्बेसडर के द्वारा, जिसमें ये क्लेम किया गया कि दैट यूएस क्लेम देयर ऑन स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक इन प्रैक्टिस एंड क्रिटिसाइज द यूएस एक्सपीरियंस रिजीम्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो एक एडिटोरियल लिखा गया उसमें ये रसिया और चाइना एम्बेसडर्स के द्वारा बनाया गया कि हमारी कंट्रीज में खुद डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, बट इट डजेंट मीन कि जो प्रैक्टिस वहाँ पर आप यूएस में कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ पर हो। आप यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बताया कि यूएस में क्या हो रहा है, यूएस एक्सपेरिमेंट करता है, रिजीम चेंज करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इराक में किया गया, लिबिया में किया गया, अफगानिस्तान में किया गया, एक डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है। हर बार यूएस कहता है कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। आप अफगानिस्तान में देख लें, वापस से तालिबान आ गया है। म्यांमार में देख लें, वापस से बेसिकली आप देखें वहाँ पर म्यांमार का भी यही केस है, ठीक है। तो ये क्रिटिसाइज किया गया है इस चीज़ को। अब यहाँ पर बेसिकली कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ पहले तो चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंजेस है कि अथॉरिटेरिज्म बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि अथॉरिटेरिज्म क्या है, जो सरकार का है वो ही सही, लोगों की खुद की कोई सोच समझ नहीं होनी चाहिए। सरकार के सामने घुटने टेक देना चाहिए, जैसा वो कहें वो ही आपका सही होना चाहिए। करप्शन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ पर हो रहे हैं। आप चाइना में देख लें मुस्लिम्स की कंडीशंस, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर ये है। सेकंड यहाँ पर चैलेंज बताया गया डिजिटल अथॉरिटेरिज्म्स। अब यहाँ पर यह बताया गया कि कई सारी जो कंपनीज हैं, जैसे कि आपकी ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, तो ये कई सारी कंपनी जैसी जो छोटी कंट्रीज हैं जिनका जीडीपी बेसिकली इन कंपनी से, डिजिटल कंपनी से कम है, वो बेसिकली उनकी बातें नहीं सुन रही हैं। ट्विटर वगैरह फेसबुक का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही गलत है, डिजिटल अथॉरिटेरिज्म्स के ऊपर यहाँ पर कहा गया है। सेकेंडली, कोविड-19 में पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो उसके लिए हेल्प करना है। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, कोविड-19 के द्वारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं, तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर राइज किए गए हैं। आफ्टर दैट, हाइपर नेशनलिज्म्स, जीनोफोबिया। अब जीनोफोबिया क्या होता है, जीनोफोबिया बेसिकली होता है कि मतलब बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं उनसे नफरत करना, ठीक है, वो उनसे नफरत करना। फिर मेजोरिटेरिज्म्स, जो भी ग्रुप मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटीज़ को दबा रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा हर्डल्स है। ओके, तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या बताए गए हैं, सॉल्यूशन बताए गए हैं कि फ्री मीडिया होनी चाहिए, एंश्योर फ्री इलेक्शन होने चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स होना चाहिए। इसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो सबमिट हुई थी उसमें एक कोट यहाँ पर रखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिफर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन्स, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, रिडर्सल्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एज अ की टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो इस लाइन को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपकी। आफ्टर दैट यहाँ पर एक कंक्लूजन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है दैट डेमोक्रेसी, जिस तरीके चैरिटी सबसे पहले अपने घर से ही स्टार्ट होती है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी बिगिंस एट होम्स एंड रेदर देन मेकिंग इंटरनेशनल प्लेजेस। आप बड़े बड़े प्लेजेस करें, सबमिट कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी कंट्रीज़ में ही वो सारी फ्रीडम्स लेके आनी चाहिए, इक्वलिटी फॉर द पीपल, वो सारी चीज़ें अपनी कंट्रीज़ में सबसे पहले करना चाहिए, जो चेंजेस आप बाहर देख रहे हैं। ओके, तो ये एडिटोरियल है पूरा इसका। नेक्स्ट एडिटोरियल है पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना चाहिए।
तो यहाँ पर बेसिकली इस एडिटोरियल में बताया गया है कि कोविड-19 आया, सारी ट्रेड वगैरह जो भी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। अब कंट्रीज़ अपनी अपनी मतलब बेसिकली जो सिटीजन्स को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो वैक्सीन वगैरह भी नहीं दी जा रही थी दूसरी कंट्रीज़ को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोविड के कारण आपने देखी राइज हुई, एफडीआई वगैरह कम हो चुका है। तो ऑथर उसी के बारे में बात करता है। ऑथर कहता है कि अभी बेसिकली क्या हुआ है, जैसे जैसे कोविड केसेस कम होते जा रहे हैं, अभी नया वेरिएंट आया है, लेकिन ये उसके बारे में पोस्ट कोविड क्या होना चाहिए। पोस्ट कोविड यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अभी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी हमारी रिबाउंड होती जा रही है। अब वर्ल्ड इकोनॉमी बेसिकली जैसे जैसे हमारी रिबाउंड हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमी, ओके, तो हमको अभी क्या ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमी वापसी पे तो आ रही है, तो हमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा, उसको मेंटेन कैसे किया जाए उस पर ध्यान देना होगा। हमारी जो स्टिमुलस पैकेज वगैरह हमने दिए हम उनको वापस नहीं ले सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे वापस से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इनइक्वालिटीज़ जो कंट्रीज़ के बीच में खड़ी हो चुकी हैं उनको कम करना है। जो इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ खड़ी हो चुकी है उनको भी हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी है। बेसिकली हमको ये जो ग्रोथ है उसमें सस्टेनेबिलिटी लेकर आना है। पहला पॉइंट ये कहता है ऑथर यहाँ पर। सेकंड ऑथर यहाँ पे कहता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो चुकी है, उस ग्लोबल सप्लाई चेन को हमें मेंटेन करना है। हमारी ट्रेड जो है, ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, एफडीआई वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें वापस यहाँ पर प्रमोट करनी है। मेडिकल सप्लाईज वगैरह यहाँ पर हमें सारी चीज़ें मेंटेन यहाँ पर करके रखना है। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर ऑथर क्या कहता है, थर्ड यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है रिबाउंड हो रही है। UNCTAD की, यूएन कैक्ट की आप बेसिकली यहाँ पर देखें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की अगर यहाँ पर रिपोर्ट्स को हाईलाइट किया गया है कि 22.4% बेसिकली आप ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड में ग्रोथ हमें देखने को मिली है कंपेयर टू 2020। उसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, एफडीआई में भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी है यहाँ पर। ऐसा ऑथर का मानना है कि हमें यहाँ पर गुड एंड सर्विस की जो ट्रेडिंग है वो हमें बना के रखनी है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस में हेल्प करनी है दूसरी कंट्रीज़ को, मतलब बेसिकली रीजनल और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर हमें अच्छे से और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करना है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ऑथर कहता है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ऑथर का मानना है कि बेसिकली अभी हमें कुछ चीज़ों में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हो रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी बहुत कस के अपना रोल प्ले कर रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। चाहे वो आप देखें डिजिटल इकोनॉमी का हो, पेटीएम पे, ये सारी चीज़ें डिजिटल पेमेंट होने लगे हैं, टेली मेडिसिन आ रहा है, आपका ई लर्निंग आ रहा है, डिलीवरी ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ें अब क्या हो रही हैं, डिजिटली हो रही हैं सारी सर्विसेज। तो अब इससे क्या होगा, जब ये सारी सर्विस डिजिटली होंगी तो यहाँ पर जॉब लॉस होगी। तो वो कह रहा है कि इसके चीज़ का भी हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, वर्कर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, इन्वेस्टमेंट्स करना होगा एजुकेशन में, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा पोस्ट हार्वेस्ट में। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा, पहला पॉइंट हमने देखा सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है। सेकंड हमने देखा ग्लोबल सप्लाई चेन हमने देखी, उसको मेंटेन रखना है। थर्ड पॉइंट क्या देखा, कोऑपरेशन। फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल चेंजेस को किस तरीके से मिनिमम किया जाए, स्ट्रक्चरल चेंजेस को किस तरीके से मिनिमम करना है उसके बारे में बात की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो इसमें दिया गया है आपका फिफ्थ पॉइंट, क्लाइमेट चेंज। अभी COP26 हुई थी ग्लासगो में, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट्स के बारे में बात हुई, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये बताया गया कि सारी चीज़ें जो हम सस्टेनेबिलिटी वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको ध्यान देना होगा, वहाँ पर हमको बेसिकली ये ध्यान देना होगा कि क्लाइमेट चेंज पर हम इस तरीके से टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी होगी कि क्लाइमेट चेंज हमारा मिनिमम हो, जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं पेरिस क्लाइमेट डील में वो हम मेंटेन कर पाएँ। और यहाँ पर एक पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली क्या कहता है कि ये फिफ्थ हो गया, थर्ड पॉइंट रह गया था कि कॉम्पिटिटिवनेस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। हम कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट तो करेंगे ही, उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, इंटरप्रेन्योरशिप्स को भी, इकोसिस्टम ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप्स एंड इनोवेशंस को भी प्रमोट करना है। तो ये हो गए आपके, ये देखें आप, ये कॉपरेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरप्रेन्योरशिप्स को यहाँ पर मेंटेन करना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस को, पांचवा ये क्या कहता है, क्लाइमेट चेंज को भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये 5 पॉइंट्स पर आपको अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो इसको मेंटेन आपको यहाँ पर रखना है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या कहता है,
आफ्टर दैट यहाँ पर ऑथर कहता है कि बेसिकली इंडिया अपने आप में एक लीडर की तरह काम किया था कोविड-19 में, मेडिकल सप्लाईज करना, मोर देन 150 कंट्रीज अपने सिटीजन्स के अलावा मोर देन 150 कंट्रीज को कोविड-19 वैक्सीन्स को भी इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड किया। क्लाइमेट चेंज में भी इंडिया का बहुत ही अच्छा रोल है। तो अब इंडिया को करना क्या है, इंडिया एक इटसेल्फ ही ग्लोबल लीडर्स की तरह उभर रहा है, तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट डील्स पर, क्लाइमेट पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी बढ़ानी है, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप और जो भी रीजनल पार्टनरशिप है, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को यहाँ पर करना है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। एंड ये बेसिकली ये रहा आज का एडिटोरियल। आप टारगेट इसी तरीके से आप डाल सकते हैं, यूपी पीएससी, स्पेस नहीं देना स्टडी टेलीग्राम पर, और इसको आप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कई सारे आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस, इवन जो आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह के वीडियोस आप देख पाएंगे, पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं, 9653013950, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।